नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी से प्रश्न लिए गए हैं और जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसका आपका रिविजन हो जाएगा सभी सब्जेक्टों का, क्योंकि इस प्रश्न में जो इन प्रश्नों से संबंधित जो भी पॉइंट होते हैं वो आपको समझाया जाता है। जो भी मुख्य बिंदु होते हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं उन सभी बिंदुओं पर भी फोकस किया जाता है। तो ये जो सारे प्रश्न आप देख रहे हैं, ये सारे प्रश्न जो लिए गए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सारे प्रश्न ज़्यादातर एग्जामों में रिपीट हुए हैं, रिपीट करके देखे गए हैं और ज़्यादातर ये सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं और इन प्रश्नों का विश्लेषण भी हम लोग साथ में करते चलेंगे और रिवीजन भी हम लोग इसी क्लास में ही करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो क्लास है ये 27 नंबर का क्लास है। 1 से लेके 27 नंबर का जो क्लास है जीएस बाय आकाश चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर के इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर आज का क्लास जो हमारा रहेगा वो 28 नंबर का क्लास रहेगा। ये जो हमारा क्लास है आज का 28 नंबर का है जिसे आज हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा आ चुका है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो ये आप लोग जान पा रहे होंगे, ये वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न है। तो इसमें जीएस के सभी प्रश्नों का रिवीजन होगा। संसार का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? संसार का सबसे बड़ा महासागर क्या है? प्रशांत महासागर है। इससे बड़ा महासागर कोई नहीं है, प्रशांत महासागर है। अब प्रशांत महासागर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछे कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु, या फिर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक गहराई वाला जो है महासागर कौन सा है, या फिर आपसे पूछ ले कि विश्व की सबसे गहरी बिंदु कौन सी है, गहरी खाई कौन सी है, तो वो आप लोग बताएंगे। उसका क्या नाम है? मेरियाना ट्रेंच। यहाँ पे लिखेंगे मेरियाना ट्रेंच या फिर मेरियाना गर्त इसे बोलते हैं। मेरियाना गर्त अगर आपसे पूछे कि इसकी गहराई कितनी है तो 11,022 मीटर इसकी गहराई है। कितनी है? 11,022 मीटर इसकी गहराई है। और मेरियाना गर्त को ही इसे चैलेंजर गर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरियाना गर्त को ही चैलेंजर गर्त कह के इसे संबोधित करते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सबसे यहाँ पे बड़ा महासागर की बात कर रहा है, अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर है आपका सबसे छोटा महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर जो है ये सबसे छोटा महासागर है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और महासागरों के बारे में आप लोग अटलांटिक महासागर को जानते ही होंगे, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। अब यहां से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है अटलांटिक महासागर से देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है? तो देखिए यहां से प्रश्न पूछा गया है कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आकृति इसकी कैसी होती है? यस के आकार की होती है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे स्थित है, बरमूडा ट्रायंगल ये कहाँ पे स्थित है? बरमूडा ट्रायंगल या फिर बरमूडा त्रिभुज बोलते हैं, ये अटलांटिक महासागर में आपके स्थित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अटलांटिक महासागर को इसे प्यासा महासागर कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग बहुत याद रखेंगे। इसे प्यासा महासागर भी बोलते हैं। प्यासा महासागर इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो विश्व की बड़ी बड़ी नदियां हैं ये अपना जल आकर के इसी में गिराती हैं, इस वजह से इसे प्यासा महासागर भी बोलते हैं। तो देखिए संसार का सबसे बड़ा महासागर, इसका रिवीजन करते हैं। तो देखिए संसार का सबसे बड़ा जो महासागर है हमारा वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है वो है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर इसकी गहराई है और इसको चैलेंजर गर्त भी बोलते हैं। मेरियाना गर्त के पास एक खाई है जिसे चैलेंजर गर्त भी बोलते हैं। ये सबसे गहरा गर्त है प्रशांत महासागर का। तो देखिए अब बात कर लेते हैं, अगर बड़ा महासागर पूछेगा तो प्रशांत महासागर, छोटा महासागर पूछेगा तो आर्कटिक महासागर बताएंगे। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। अगर आपसे पूछे कि अटलांटिक महासागर के बारे में कुछ पॉइंट है, जैसे इसकी आकृति यस के आकार की होती है, बरमूडा ट्रायंगल प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसे प्यासा महासागर बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा खेल से संबंधित।
खेल से संबंधित प्रश्न और यहां से संबंधित हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। जैसे पेनाल्टी किक पूछ रहा है कि किस खेल से संबंधित है, तो पेनाल्टी किक नामक जो शब्द है ये फुटबॉल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि फुटबॉल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कि इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं, फुटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं, तो 11 खिलाड़ी जो है प्रति टीम फुटबॉल में खिलाड़ी होते हैं। अब फुटबॉल से संबंधित कुछ कप हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कोपा अमेरिका कप, अगर आपसे पूछ ले कोपा अमेरिका कप का संबंध किस खेल से है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कोपा अमेरिका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप के बारे में बताएंगे। रोवर्स कप, ये सभी कप पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किस खेल से संबंधित है, तो रोवर्स कप भी आपके फुटबॉल से संबंधित है। तो ये इतनी बातें फुटबॉल से आप लोग याद रखेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और खेल से संबंधित ये प्रश्न था। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है, इसका रिवीजन करेंगे। फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में प्रति टीम 11 खिलाड़ी होते हैं। डूरंड कप किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल में दिया जाता है। कोपा अमेरिका कप किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल में। रोवर्स कप किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल से संबंधित ये कप है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो अब ये भी खेल से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए इस क्लास में जीएस के सभी सब्जेक्ट का आपका रिवीजन होगा। भारत का जो सर्वोच्च खेल है वो है आपका सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन अभी आप लोग रुक जाइए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम है, पूरा लिखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम है, लेकिन इसका नाम बदल गया है। अब इसका नया नाम क्या हो गया है? नया नाम इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम हो गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस पुरस्कार का नाम हो गया है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये बातें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ हम लोग अगर आपसे पूछे कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है आपका कौन सा? भारत रत्न। हमारे भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। उसके अलावा और कुछ सम्मानों के बारे में ध्यान रखेंगे। फिल्म जगत में अगर आपसे पूछे सबसे सर्वोच्च फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत का फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, यहाँ पे लिखेंगे, मतलब वीरता क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो वीरता पुरस्कार है वो है आपका कौन सा? परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र है। ठीक, तो इतनी चीजों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। परमवीर के बाद महावीर चक्र आता है, फिर आपके आता है वीर चक्र। तो इतने पुरस्कारों के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछ ले तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अब नया नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। अगर आपसे पूछे सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार कौन सा है, तो दादा साहब खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। अगर आपसे पूछे कि सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार या फिर सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो परमवीर चक्र है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपसे पूछे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न है। तो देखिए सभी तरह के प्रश्न आपको बताए गए हैं। अब अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए। और अगर आपको
क्लास अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आपको पीडीएफ वहां पर मिलेगा, तो पीडीएफ आप लोग वहां पे पा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर और दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है वो भारत में 1961 से दिए जाते हैं। ये भी खेल से संबंधित पुरस्कार है। और अर्जुन पुरस्कार जो है ये आपके खेल से संबंधित पुरस्कार है। किसे? खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार जो है अगर आपसे पूछे किस क्षेत्र में दिए जाते हैं तो खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे खेलों से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ देश और उनके राष्ट्रीय खेलों के बारे में। कुछ देश और उनके राष्ट्रीय खेलों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, चीन का अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय खेल क्या है, तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस है। क्या है? टेबल टेनिस है चीन का राष्ट्रीय खेल। अगर आपसे पूछे कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, स्पेन का, तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। क्या है राष्ट्रीय खेल? बुल फाइटिंग। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख भी सकते हैं बुल फाइटिंग कैसे होता है, बहुत ज़्यादा मजा आता है, देखने में बहुत हंसी लगती है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे लिखिए टेबल टेनिस कहाँ का है? चीन का है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो है आपका बैडमिंटन। बैडमिंटन जो है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा एक और आपका भूटान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पड़ोसी राज्य है और यहाँ का तीरंदाजी है। कौन सा है? तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल है। तो इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, तो भारत में अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत 1961 से हुई थी। और अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब कुछ देश और उनके राष्ट्रीय खेलों के बारे में देख लेते हैं। जैसे चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग है। और इसके बाद आप लोग मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है, भूटान का राष्ट्रीय खेल। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो देखिए जो भारत की मानक समय रेखा है, भारत की जो मानक समय रेखा है ये आपके, अब आ गया प्रश्न इंडियन जियोग्राफी से प्रश्न। अब भारत की मानक समय रेखा के बारे में बात कर रहा है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, या फिर आप कह सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट। आप इस तरह से लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट की जगह पे आप लोग 82 डिग्री 50 नहीं लिखेंगे, 82.5 नहीं लिखेंगे। इस तरह से गलत हो जाएगा एग्जाम में। एक बार पेट में पूछा भी गया था और बहुत लोगों का ये गलत हुआ। 82.5 आप लोग 82 डिग्री 30 मिनट लेंगे क्योंकि एक अंश में 60 मिनट होता है, तो 60 का आधा कितना लेंगे? 82.5 का 60 का आधा कितना लेंगे? 30 मिनट लेंगे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो भारत की समय रेखा है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है ये पूछा जाता है। ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये ग्रीनविच माध्य रेखा से 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो भारत की मानक समय रेखा है ये पूछा जाता है कि भारत में किस जगह से गुजरती है, भारत के किस राज्य से गुजरती है, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये गुजरती है आपके ये इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से। कहीं कहीं पे ऑप्शन में मिर्जापुर भी होता है, कहीं कहीं पे ऑप्शन में मिर्जापुर भी होता है। तो अगर ऑप्शन में ना रहे नैनी तो मिर्जापुर लगा सकते हैं। ठीक, तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं कि भारत की कितने राज्यों से होती है, ये भी आप लोग देखेंगे। तो देखिए भारत की 5 राज्यों से जाती है। कौन कौन से राज्य देख लेते हैं। आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के बाद जाती है आपका मध्य प्रदेश में, मध्य
प्रदेश में जाती है, मध्य प्रदेश के बाद इसी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़ में चली जाती है, छत्तीसगढ़ में चली जाती है, छत्तीसगढ़ के बाद आती है उड़ीसा में, और उड़ीसा के बाद ये रेखा सीधे चली जाती है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से ये 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरता है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री देशांतर है। कौन सा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और इस तरह से दोनों तरह से आप 82.5 लिख सकते हैं, 82.5 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हैं, या फिर 82/2 डिग्री लिख सकते हैं। अब जो कि ग्रीनविच माध्य टाइम से, जो कि लंदन में है, ग्रीनविच शहर लंदन में पड़ता है, और उससे आगे कितना है, 5.5 घंटा आगे है, एग्जाम में पूछा गया है। और भारत की ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है। आइए चलिए देखते हैं कि हमारी जो मानक समय रेखा है भारत की कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारत की ये 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अगला प्रश्न कि ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार लिटरेचर से संबंधित है, और ये भी आपके स्टैटिक से संबंधित ये सभी प्रश्न आते हैं। तो देखिए ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो साहित्य से संबंधित है, साहित्य से संबंधित है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको शायद दिखा नहीं होगा, तो अब देख लीजिए, साहित्य से संबंधित है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ऑस्कर पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किसके क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में। और ग्रैमी पुरस्कार अगर आपसे पूछे कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं, संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। संगीत का जनक कौन सा वेद होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैसे मुझे लगता है सामवेद होता है संगीत का जनक, ठीक। अब अगर आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन रहे आपके, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो पहले विजेता है वो है जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप है पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। मलयालम भाषा के लिए इन्हें सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब कब दिया गया था, 1965 में। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कौन सी भाषा में दिया गया था और कब दिया गया था, क्योंकि दोनों पूछा जाता है। चलिए फिर से रिवीजन करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंधित है तो वो साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, साहित्य से संबंधित है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जबकि ऑस्कर पुरस्कार पूछे फिल्म जगत में दिए जाते हैं, ग्रैमी अवार्ड पूछे तो वो संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। उसके अलावा प्रथम विजेता कौन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है, तो जी शंकर कुरूप है ज्ञानपीठ पाने वाले पहले व्यक्ति। और ये किस भाषा में इनको मिला था, मलयालम भाषा में 1965 को मिला था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो मैक्सेस पुरस्कार जो पाने वाले हैं पहले भारतीय विनोबा भावे हैं। कौन है, विनोबा भावे हैं मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले। सबसे पहले इन्हें मैक्सेस पुरस्कार दिया गया था। और आपसे पूछे कब दिया गया था, तो 1958 में इन्हें सबसे पहले मैक्सेस पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछे कब दिया गया था, तो 1958 में दिया गया था। अब कुछ चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि मैक्सेस पुरस्कार के बारे में ही देखेंगे, चलिए देखते हैं कि अगर आपसे पूछे कि पहले भारतीय कौन थे, यानी कि पुरुषों की बात हो गई। अगर आपसे पूछे कि रैमन मैक्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्हें रैमन मैग्सेस पुरस्कार मिला था, तो ये आप लोग नोट करेंगे। पहली भारतीय महिला किरण बेदी थी। कौन थी, किरण बेदी थी, जिन्हें 1994 में रैमन मैग्सेस पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1994 में। अब अगर आपसे पूछे कि रैमन मैग्सेस पुरस्कार को क्या कहा जाता है, 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे एशिया का नोबेल कहते हैं। इस पुरस्कार को क्या बोलते हैं, इसे एशिया का नोबेल बोलते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि इसे दिए जाने की शुरुआत कहाँ से हुई या फिर कहाँ से दी जाती है, तो शुरुआत इसकी दी जाने की शुरुआत हुई थी 1958 से। और अगर आपसे पूछे कि कहाँ से दिया जाता है, तो फिलीपींस से दिया जाता है। कहाँ पे, फिलीपींस से दिया जाता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रैमन मैग्सेस, उन्हीं के सम्मान में ये दिया जाता है रैमन मैग्सेस पुरस्कार। ठीक, उन्होंने ही शुरू की थी, उनके नाम पर यह सम्मान दिया जाता है। ठीक,
तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। और रैमन मैक्सेस पुरस्कार की शुरुआत 1958 से हुई। कब हुई थी? 1958 से हुई थी। सॉरी, इन्हें रैमन मैक्सेस पुरस्कार कब दिया गया? 1958 में दिया गया। और 1958 में रैमन मैक्सेस पुरस्कार की शुरुआत भी हुई थी। और रैमन मैक्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला पूछ ले कौन है, तो किरण बेदी को दिया गया था, जो भारत की पहली महिला IAS ऑफिसर भी थी। और 1994 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब इन्हें क्या कहा जाता है? तो रैमन मैक्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। शुरुआत 1958 से हुई थी और दिया जाता है फिलीपींस से, और उस फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर इसे दिया जाता है, जिनका नाम था रैमन मैक्सेस। अगला प्रश्न है कि मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? या फिर मोनालिसा पूछ ले, या फिर द लास्ट सपर पूछ ले। तो ये दोनों जो पुस्तक है, ये दोनों जो पेंटिंग है, वो है पेंटिंग है ना यहाँ पे, हाँ, ये दोनों पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची की। लियोनार्डो दा विंची की ये जो है, ये पेंटिंग है। अब पेंटिंगों से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछे कि मिथिला पेंटिंग कहाँ की है, मिथिला कहाँ की पेंटिंग की शैली है? मिथिला। और फिर एक पूछा जाता है मिथिला और मधुबनी। मिथिला और मधुबनी ये चित्रकला की शैली है। मिथिला और मधुबनी चित्रकला शैली, ये पूछा जाता है कि कहाँ की है, तो वो आप लोग बताएंगे कि ये बिहार की चित्रकला शैली है। कहाँ की? बिहार की चित्रकला शैली है। ठीक, तो इतनी बातें कम से कम इस प्रश्न से आप लोग याद रखेंगे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग? ये वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है। और मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले, ये तो मुझे लगता है आता है, ये स्टैटिक में ले जाइए, स्टैटिक से प्रश्न था। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा की बात कर लें, द लास्ट सपर। मोनालिसा का आप लोग गेम खेले होंगे, जो एक फोन में आता है, एक महिला स्माइल करती हुई रहती है, उसका जो फिगर होता है मिलाना रहता है, वही मोनालिसा की पेंटिंग है। आप लोग देखे हैं, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके भी देख लीजिए मोनालिसा की पेंटिंग। और द लास्ट सपर, ये दोनों पेंटिंग किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की। किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की ये पुस्तक है, मतलब पेंटिंग है। अगर आपसे पूछे कि मिथिला पेंटिंग किसकी है, कहाँ से संबंधित है, और मधुबनी पेंटिंग की जो शैली है कहाँ की संबंधित है, वो बिहार की है। ठीक, अगला प्रश्न फिर आ गया खेल से संबंधित, और कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध ये क्रिकेट से है, क्रिकेट से। अगर आपसे पूछे कि रणजी ट्रॉफी का संबंध या फिर दिलीप ट्रॉफी का संबंध, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, या फिर आपसे पूछ ले कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये सभी क्रिकेट से है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्द भी होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फला शब्द किस खेल से संबंधित है, तो वो LBW अगर आपसे पूछ ले कि LBW किस खेल से, जो ज़्यादा पूछे गए शब्द है वो हम बता रहे हैं। वैसे तो शब्द बहुत सारे हैं, तो LBW अगर आपसे पूछे कि किस खेल से संबंधित है, तो LBW जो शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि चाइना मैन किस खेल से संबंधित है, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है, तो चाइना मैन भी वो क्रिकेट संबंधित शब्द है। ठीक, और दो देश जिनके राष्ट्रीय खेल हैं क्रिकेट, एक तो आप लोग इंग्लैंड का नाम याद रखेंगे, इंग्लैंड का, और एक ऑस्ट्रेलिया का। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का अगर आपसे पूछे, अभी हम लोग पहले क्लास में पढ़े हैं राष्ट्रीय खेल, तो इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया का जो है यहाँ पे नोट करेंगे। राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। तो दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं, तीर बहुत चला गया इसमें। तो देखिए रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से संबंधित। अभी ये स्टैटिक से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, स्टैटिक से, खेल से। आगे हम लोग जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी सभी से प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखिए अभी तो ये तीसरे नंबर का है,
ट्रेलर अभी बाकी है, ट्रेलर ये है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये देखिए स्टैटिक से प्रश्न था, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। एलबीडब्ल्यू का शब्द क्रिकेट से संबंधित है। चाइना मैन कप, जो चाइना मैन शब्द है वो भी क्रिकेट से संबंधित है। और दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं जो कि एग्जाम में हजारों बार पूछी गई हैं। ये सभी ट्रॉफियां जो एग्जाम में हजारों बार पूछी गई हैं। और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल, ये दोनों राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वाटर पोलो में हर टीम में कितने खिलाड़ी, तो ये भी खेल से संबंधित प्रश्न आ गया। तो देखिए खेल से संबंधित एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे करंट से हो चाहे तो ये पुरानी जो है खेल से संबंधित प्रश्न। ज़्यादा तो ट्रॉफियाँ और शब्द वगैरह पूछी जाती हैं, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, किस पिच की लंबाई कितनी होती है, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। वाटर पोलो में हर टीम में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है, तो अगर वाटर पोलो की बात करें तो प्रति टीम 7 खिलाड़ी। तो यहाँ पे वाटर पोलो की बात करें तो 7 खिलाड़ी प्रति टीम होती है, 7 खिलाड़ी प्रति टीम होती है। लेकिन अगर केवल पोलो की बात कर दिया, अगर केवल पोलो की बात कर दिया तो इसमें कितने होते हैं, तो इसमें प्रति टीम जो है 4 खिलाड़ी प्रति तो यहां पे सिंबल बन ही गया, प्रति टीम होते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बेसबॉल में पूछ ले, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी, ये सभी नए प्रश्न है। बेसबॉल में अगर आपसे पूछे कितने खिलाड़ी तो 9 खिलाड़ी प्रति टीम होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि नॉन बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, नॉन बॉल नहीं नेट बॉल में, अगर आपसे पूछे कि नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो प्रति टीम यहाँ पे 7 खिलाड़ी प्रति टीम होते हैं। नेट बॉल में प्रति टीम कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो आप लोग बहुत खेले हैं, खो खो, इसमें प्रति टीम कितने खिलाड़ी होते हैं, आप लोग इसको गलत नहीं कर सकते। तो प्रति टीम 9 खिलाड़ी होते हैं। अब ये बच्चियां ज़्यादा खेली हैं, खो खो बच्चियां ज़्यादा खेली हैं। और अब बच्चों वाला आ गया। अगर आपसे पूछे कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं तो ये बच्चे लोग गलत नहीं करेंगे। तो क्रिकेट में जो प्रति टीम कितने खिलाड़ी होते हैं तो वो प्रति टीम 11 प्लेयर होते हैं प्रति टीम। ये तो बच्चों को पता है। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पहले इसका रिवीजन करेंगे। वाटर पोलो में हर टीम में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो वाटर पोलो में प्रति टीम 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में प्रति टीम 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर पोलो की बात करें तो प्रति टीम यहाँ पे 4 खिलाड़ी होते हैं। जबकि बेसबॉल में प्रति टीम कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी। और नेट बॉल में पूछ ले सब प्रति टीम कितने होते हैं तो 7 खिलाड़ी होते हैं। अब खो खो में प्रति टीम 9 खिलाड़ी और क्रिकेट में प्रति टीम कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। इसरो की स्थापना कब की गई, तो इसरो की जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को की गई। तो ये लिखेंगे 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। अब इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसरो के बारे में क्या क्या प्रश्न देखेंगे, तो अगर आपसे पूछे कि इसरो की स्थापना तो 1969 हो गया। हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो वहीं पे बेंगलुरु को, जिसे स्पेस सिटी कहते हैं, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष है। अगर आपसे पूछे कि इसरो की स्थापना किसने किया था, इसरो की स्थापना किसने किया था, तो इसरो की स्थापना की बात करें और पहले अध्यक्ष दोनों कौन थे, दोनों थे विक्रम साराभाई। कौन थे, विक्रम साराभाई, दोनों इसके संस्थापक और इसके अध्यक्ष दोनों थे। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे कम से कम यहाँ पे याद रखेंगे। बेंगलुरु को स्पेस सिटी कहा जाता है, ये आप लोग नहीं भूलेंगे। चलिए वहीं अगर आपसे पूछे कि नासा की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे नोट लेंगे, नासा की स्थापना पूछ ले, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। और ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और स्पेस एक्स भी अमेरिका की है, स्पेस एक्स अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी है, जिसके संस्थापक का नाम है क्या नाम है, विश्व के जो सबसे अमीर आदमी हैं जिनका नाम क्या है,
इसरो की स्थापना कभी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे इनका? बेंगलुरु में है। अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ठीक, तो एलन मस्क इसके स्पेस एक्स के एलन मस्क संस्थापक हैं, एलन मस्क। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो अपने आप पे मस्त रहते हैं वही है एलन मस्क। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? इसकी स्थापना की थे विक्रम साराभाई, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। और नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में नासा की स्थापना, अमेरिका की ये स्पेस एजेंसी है। और ये जो प्रश्न था ये भी स्टैटिक से संबंधित प्रश्न था। अब सबसे गहरा महासागर ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे गहरा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर है सबसे गहरा महासागर। लेकिन अब यहाँ पे कुछ अलग बातों को पढ़ेंगे। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर। अगर आपसे पूछ ले कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, बताएंगे। और क्योंकि पढ़ाया जा चुका है, इसी क्लास में हमने बताया। और इसका सबसे गहरा पॉइंट क्या, सबसे इसकी गहराई क्या है, इस बिंदु की गहराई क्या है, ये भी आप लोग बताएंगे। और इसका जो है गहराई हो गया। अगर आपसे पूछे कि गहराई कितनी है, अगर आपसे पूछे कि इसका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम क्या है जो इसका सबसे गहरा बिंदु है, वो भी आप लोग बताएंगे। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप करके बता दीजिए। और इसकी हाँ, अब प्रशांत महासागर आया है, कहाँ गया? यहाँ पे है। तो इसकी कुछ विशेषता के बारे में देख लेते हैं प्रशांत महासागर के। जैसे क्या क्या विशेषता देखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हवाई द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पे आती है, सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में आती है, तो भी प्रशांत महासागर में। अगर आपसे पूछे कि वहाँ पे सर्वाधिक यहाँ पे शायद आप लोग नहीं दिख रहा होगा, सर्वाधिक जो है सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक द्वीप हैं। तो वो सभी प्रशांत महासागर की विशेषता है। और एक पॉइंट और, हाँ, जो जहाँ पे सर्वाधिक ज्वालामुखी आती है उसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। तो ये क्षेत्र भी पूछा जाता है कहाँ पे स्थित है, प्रशांत महासागर में है। हिंदी में, अंग्रेजी में रिंग ऑफ फायर, हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्निवलय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्निवलय क्षेत्र बोलते हैं इसे, रिंग ऑफ फायर को। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, जिसकी गहराई के बारे में हमने बताया, और कितना गहरा है ये बताया, किस नाम से जानते हैं ये बताया है, और दूसरा नाम इसका क्या है वो भी बताया है। तो वो आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएंगे, क्योंकि ये पहला प्रश्न था इस क्लास का। और प्रशांत महासागर में विशेषता क्या क्या है, इसमें हवाई द्वीप स्थित है जो कि अमेरिका के समीप में है। उसके अलावा सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पे, किस महासागर में है, तो सर्वाधिक ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर में। और उसके बाद सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर कौन सा है, तो भी प्रशांत महासागर है। रिंग ऑफ फायर कहाँ, किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में, जिसे अग्निवलय क्षेत्र बोलते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कि किस देश को पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। वाह वाह, क्या बात है। तो देखिए किस रेखा को पार कर लेने पे ना, तो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा। और ये जो प्रश्नवा है ना, ये पूछा गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो देखिए 180 डिग्री आप पूर्वी देशांतर जाएंगे, और कहां से 180 डिग्री जाना पड़ेगा, वो भी कहां से, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे 180 डिग्री देशांतर। तो आपके समय में जो है एक दिन जुड़ जाएगा, यानी कि आप 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार कर जाएंगे तो आप एक दिन आगे चले जाएंगे। अगर वहीं कहीं गलती से पूर्व से पश्चिम आ गए तो हो गया, एक दिन आप लोग पीछे चले जाएंगे। तो पूर्व से पश्चिम नहीं आना है, जबकि पश्चिम से पूर्व जाना है, तब आपको एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक, वर्तमान दिन से, तो जहां भी आप होंगे उससे, ठीक। तो अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए अब देशांतर कहाँ गया, यहाँ पे देशांतर के बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं, क्योंकि देशांतर के बारे में यहाँ पे देशांतर अक्षांश सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि दो देशांतर के बीच में दूरी कितनी होती है, दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है, तो दो देशांतर के बीच में
ये आप लोग ध्यान रखेंगे 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। यानी कि एक देशांतर आप पार करेंगे, एक देशांतर पार करेंगे तो आप 4 मिनट आगे चले जाएंगे। और हमारे पृथ्वी पे इस तरह की कुल कितनी देशांतर रेखा हैं? तो इस तरह से हमारे पृथ्वी पे कुल 360 देशांतर रेखा है। कितनी देशांतर रेखा है? 360 देशांतर रेखा। तो अब 4 मिनट अगर आपको निकालना हो तो 360 गुणे 4 कर दीजिए, 360 गुणे 4 कर दीजिए और बटे 60 कर दीजिए। 360 गुणे 4 बटे 7 बराबर आपको 24 घंटे का एक दिन आ गया। एक दिन का 24 घंटे का एक दिन आ जाएगा। देखिए 60 से भागेंगे, काटेंगे 6 चौक 24, आपको मिल जाएगा एक दिन का मान मिल जाएगा। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब क्या क्या पढ़ेंगे? हाँ अगर आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा को और किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। तो देखिए भूमध्य रेखा को ही हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। और भूमध्य रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही विषुवत रेखा भी बोलते हैं। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि किस रेखा को पार कर लेने पे एक दिन जुड़ जाता है, तो देखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अगर आप पार कर जाते हैं तो आपके जो समय है उसमें एक दिन की बढ़ोतरी हो जाएगी। पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है आपको, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो आप ही जानेंगे, एक दिन पीछे चल जाएंगे तो हमसे मत कहिएगा। तो देखिए अब दो देशांतरों के बीच की कितनी दूरी है? 4 मिनट की अंतर है। दो देशांतरों के बीच के अंतर 4 मिनट का है। और कुल देशांतर इसी तरह से हमारे पृथ्वी पाए जाते हैं 360 देशांतर पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। उसके अलावा इजराइल के पार्लियामेंट के नाम बता दीजिए। संसद और मतलब कुछ देश और उनके संसदों के नाम भी पूछे जाते हैं। जैसे इजराइल के संसद का नाम क्या है? नेसेट। क्या है? नेसेट इजराइल के संसद का नाम है, नेसेट। अब इजराइल की बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि इस इजराइल की राजधानी बता दीजिए क्या है, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम यहाँ की राजधानी है और यरूशलेम राजधानी हो गया। अब इजराइल के अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू तय बना दीजिए बस। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ देश और उनके संसद के बारे में देख लेते हैं। अब कुछ देश और उसके संसद के बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिए बेंजामिन नेतन्याहू हमने किस तरह से लिखा है। अब कुछ देश और उनके संसदों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि अफगानिस्तान की संसद का नाम, ये बहुत बार पूछा गया है। अफगानिस्तान की अगर संसद का नाम पूछ ले तो आप लोग क्या बताएंगे? यहाँ पे संसद इंडिकेट कर लीजिए। संसद का नाम क्या है? शोरा। अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा है। अब अगर आपसे पूछे जापान के संसद का नाम, बहुत बार पूछा गया है जापान की संसद का नाम, तो इसके संसद का नाम डाइट है। क्या है? डाइट है। डाइट है जापान के संसद, डाइट नहीं डायट। डायट है जापान के संसद का नाम। गलत हो गया क्या? डायट है। अगर मिस्र के संसद का नाम पूछ ले तब क्या हो जाएगा? मिस्र के संसद का नाम क्या है? पीपुल्स असेंबली है यहाँ के संसद का नाम। पीपुल्स असेंबली यहाँ के संसद का नाम है। और तो हाँ, इतने संसद के नाम आप लोग याद रखेंगे। अब आपके लिए एक होमवर्क दे देते हैं। आप लोग बताएंगे कि स्वीडन के संसद का नाम क्या है। स्वीडन के संसद का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। इजराइल के पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो इजराइल के पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। यहाँ के राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। क्या है? इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। और
इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इतनी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। अब अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा, जापान के संसद का नाम डायट, और मिस्र के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली, और स्वीडन के संसद का नाम आप लोग गूगल पर से खोज लेंगे अगर आपको नहीं पता होगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग हमें बताएंगे। अगला प्रश्न है कि सागर माथा किस पर्वत चोटी को कहते हैं? तो देखिए, सागर माथा जो है वो माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को कहते हैं सागर माथा। और ये कहाँ के लोग कहते हैं इन्हें? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। वहीं अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट को अगर आपसे पूछे कि तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तिब्बत में से किस नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को? तो देखिए, तिब्बत में से चेमोलुंगमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेमोलुंगमा के नाम से बोलते हैं। ठीक, तो ये पूरी बातें आप लोग याद रखेंगे। अब माउंट एवरेस्ट के बारे में बात कर लेंगे कि ये स्थित कहाँ पे है। तो माउंट एवरेस्ट जो है ये क्या बोलते हैं, हिमालय में स्थित है। माउंट एवरेस्ट में हिमालय में स्थित है। कहाँ पे? हिमालय में। जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,846.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं K2 की बात कर लें, एक नया प्रश्न एडिशनल पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। K2 जिसे क्या बोलते हैं? गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं, गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं। ठीक, और इसकी अगर आपसे पूछे कि ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है ये 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8611 मीटर। अगर आपसे पूछ ले कि इस किस पर्वत श्रेणी में है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में। किस पर्वत श्रेणी में? काराकोरम पर्वत श्रेणी में ये स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये हिमालय में नहीं आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, उसी में K2 आता है। देखिए, सागर माथा किस पर्वत चोटी को कहते हैं? तो सागर माथा जो है माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को, जो कि स्थित कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल के लोग इसे सागर माथा कहते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे, नेपाल के लोग इसे सागर माथा कहते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? चेमोलुंगमा के नाम से माउंट एवरेस्ट को ही जानते हैं। माउंट एवरेस्ट स्थित कहाँ पे है? हिमालय में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। और K2 की बात करें, गार्डविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं, और ये इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है, और ये काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। किस श्रेणी के? काराकोरम श्रेणी में आता है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। ये तो हमारा पिछला प्रश्न है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में भी, और उन्हें भी बताइए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। और PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो देखिए, वेदांग शब्दों का प्रयोग ये उपनिषदों के लिए किया गया है, उपनिषदों के लिए किया गया है। अब उपनिषद के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। उपनिषद किन्हें कहते हैं, कितने होते हैं? तो देखिए, उपनिषदों के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे, उपनिषदों के बारे में। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि उपनिषद आधारित किस पे होते हैं, अगर आपसे पूछे कि उपनिषद आधारित किस पे होते हैं, तो ये दर्शन पे आधारित होते हैं। किस पे? दर्शन। अगर आपसे पूछे कि उपनिषद आधारित किस पे होते हैं, तो ये दर्शन पर आधारित होते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की अगर आपसे पूछे कि कुल संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है उपनिषदों की संख्या। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 8, 108 है। अगर आपसे पूछे कि सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, 1000 बार एग्जाम में पूछा गया, सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में लिया गया है, किस उपनिषद में मिलता है? तो मुंडक उपनिषद में मिलता है। मुंडक
उपनिषद में मिलता है। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि वेदांग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो वेदांग शब्द का जो प्रयोग है वो उपनिषदों के लिए किया गया है। किसके लिए? उपनिषदों के लिए किया गया। उपनिषद किस पे आधारित हैं? तो ये दर्शन पे आधारित है। किस पे आधारित है? दर्शन पे आधारित है। उपनिषदों की कुल संख्या पूछे तो 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या पूछे तो 108 है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दुनिया में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दुनिया में सर्वाधिक जो बोले जाने वाली भाषा बन गई है अब अंग्रेजी हो गई है। अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इंग्लिश जिसे आप लोग बोलते हैं, और दूसरे नंबर पे मंदारिन बोली जाती है। मंदारिन भाषा बोली जाती है जो कि चीन की भाषा है मंदारिन। और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा बोली जाती है। तीसरे नंबर पे हिंदी भाषा बोली जाती है। अब भाषा से संबंधित हमारे संविधान में अगर आपसे पूछे कि हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो पहले भाषाएं थी 14 और वर्तमान समय भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। अब संविधान में 22 भाषा है ना। अब अगर आपसे पूछे कि यूएनओ जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ आप लोग बोलते हैं, यूएनओ में कितनी भाषाएं हैं, तो इसमें भाषाओं की जो संख्या है, यूएनओ में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है, तो इसमें भाषाएं कितनी? 5 है। यूएनओ में कौन कौन सी भाषा है? एक तो आपका चीनी है और अंग्रेजी है। चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच हो गया। चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच जिसे क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी लैंग्वेज बोलते हैं। फ्रेंच हो गया, क्या यार, फ्रेंच हो गया। इसके अलावा चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच और उसके अलावा रूसी भाषा बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे 5 भाषाएं बोली जाती हैं। फ्रेंच 5 भाषाएं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे यूएनओ की आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है, यूएनओ की आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है, तो यूएनओ की जो आधिकारिक भाषा है वो 2 है। एक तो आपका फ्रेंच है, यूएनओ की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है, अंग्रेजी एंड फ्रेंच है। ठीक, तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि दुनिया में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो दो भाषाएं, मतलब कुछ भाषाएं, जैसे अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, दूसरे नंबर पर मंदारिन है, तीसरे नंबर पर हिंदी है जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? हमारे संविधान में कुल 22 भाषाएं। अगर आपसे पूछे कि यूएनओ में कितनी भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो इसमें 5 भाषा है। कौन कौन सी? चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, स्पेनिश है। ये हमारे यूएनओ में 5 भाषाएं हैं। और जो हमारा यूएनओ की आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। जो कार्यालयी जो कार्य होता है, ऑफिशियल वर्क जो होता है, वो अंग्रेजी और फ्रेंच में किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन ठंडी समुद्री धारा है, तो देखिए कौन ठंडी समुद्री धारा है, तो वो इसका जवाब क्या हो जाएगा? लेब्राडोर की जो जलधारा है, ये ऑप्शन डिपेंडेबल क्वेश्चन है, लेकिन ठंडी जलधारा बहुत सारे होती हैं। तो लेब्राडोर की जो जलधारा है, लेब्राडोर की जो जलधारा है, ये कैसी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब लेब्राडोर की जलधारा के बारे में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? ये किस महासागर की है? तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अटलांटिक महासागर की ये जलधारा है। ये पूरी बतिया आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारी पूरी बतिया आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यही पूछा जाता है, ठंडी जलधारा हो गया, उसके अलावा गल्फ स्ट्रीम। अभी थोड़ा 1-2 ठंडी जलधाराओं के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। गल्फ स्ट्रीम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जलधारा है क्योंकि 1000 बार एग्जाम में पूछी गई है। गल्फ स्ट्रीम ये पूछा जाता है कैसी जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। और इसे क्या कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस जलधारा को यूरोप का कंबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप का कंबल बोला जाता है इस जलधारा को। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे यूरोप का कंबल कहते हैं। अब कुछ जलधाराओं के बारे में आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि
हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा या फिर अल नीनो जलधारा, अल नीनो जल धारा। ये कैसी जलधारा है? तो ये दोनों जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। तो इस तरह से आप लोग पूरी जलधाराओं के बारे में, यहाँ पे जितनी जलधारा हमने बताया सभी एग्जाम में पूछी गई हैं। और ये वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न है। कहाँ से प्रश्न है? वर्ल्ड जियोग्राफी से। हिंदी वाला जो है ये स्टार्टिंग में आ जाता है। वेदांत जो होता है ये एशियंट हिस्ट्री में आता है, प्राचीन इतिहास का प्रश्न था। तो यहाँ पे देखिए अब इसका रिवीजन करेंगे कि कौन ठंडी समुद्री धारा है। तो लेब्राडोर की जलधारा 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है, 1000 बार बच्चों ने गलत किया है। ये अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये गर्म जलधारा है और इसे यूरोप का कंबल बोलते हैं। कंबल का काम करता है यूरोप देशवासियों के लिए, तो यूरोप का कंबल कहते हैं। हम्बोल्ट की जलधारा, अल नीनो जलधारा, ये दोनों कैसी जलधारा है? ये दोनों ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट और अल नीनो। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु, जो कि जैन धर्म की ये 24 नंबर के तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर हैं, 24 नंबर के और अंतिम तीर्थंकर हैं। इनकी मृत्यु के बारे में बात कर रहा है बच्चा। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो यहाँ पे लिखेंगे। मृत्यु अगर आपसे पूछे तो पावापुरी में हुई थी। इनकी मृत्यु अगर आपसे पूछे कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि पावापुरी कहाँ पे पड़ता है? ये राजगीर में पड़ता है। ये पावापुरी बिहार में पड़ता है, सीधे लिख लीजिए राजगीर बिहार यहाँ पे पड़ता है। अब अगर आपसे पूछे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 468 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर आपसे पूछे कि अब कुछ बातें बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि महावीर स्वामी की मृत्यु 468 BC में अगर हो गई है तो इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका जन्म 540 BC में हुआ था, 540 BC में। और इनका जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। और महावीर स्वामी के इस क्लास की एक खास बात है कि इसमें महावीर स्वामी के बारे में प्रश्न लिया गया, गुरु नानक के बारे में भी प्रश्न है, और महावीर स्वामी, गुरु नानक और भगवान बुद्ध के बारे में, तीनों के बारे में इसी क्लास में प्रश्न लिए गए हैं और तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महावीर के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम अगर आपसे पूछे इनके क्या था, इनके बचपन का नाम, तो वर्धमान था इनके बचपन का नाम, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी और पावापुरी बिहार में पड़ता है। 468 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। अब महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में और कुंडग्राम वैशाली में, BC को ईसा पूर्व बोलते हैं, और वैशाली में हुई थी। और 24 नंबर के तीर्थंकर और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं। ठीक। और अगर आप ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड का राज्य का गठन हुआ था वो 15 नवंबर को हुआ था। 15 नवंबर सन 2000 को 3 राज्यों का गठन हुआ, सॉरी 2000 में सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। एक तो आपका झारखंड हुआ था जो कि बिहार से अलग हुआ था, ये आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, बिहार से अलग हुआ था झारखंड। और दूसरे नंबर पर दूसरा आप लोग छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। कहाँ से? छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, ये 1 नवंबर सन 2000 को। और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। और झारखंड की बात करें, अगर आपसे पूछ ले कि इसकी राजधानी क्या है झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी है रांची। कहाँ पे है? रांची। रांची है जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा, हाँ विषुवत रेखा नहीं भाई, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। राजधानी कहाँ पे है? रांची में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक ऐसा शहर है जहाँ से
कर्क रेखा होके गुजरती है? तो रांची, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ और 29 नंबर का भारत का राज्य कौन बना था और सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तो सबसे नवीनतम राज्य भारत का कौन सा बना था? तेलंगाना। तेलंगाना बनाया गया था, जिसे तेलुगु भाषियों की भूमि कहते हैं। इसे अलग करके बनाया गया था और ये इसका गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। तेलंगाना का 29 नंबर का राज्य है, यहाँ पे नोट कर लेंगे, गठन 2 जून 2014 को। और अगर आपसे पूछे कि तेलंगाना अलग किससे हुआ था, तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ था? तो वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और एक और वर्तमान भारत में, भारत की बात करें, अगर आपसे पूछे कि कुल कितने राज्य हैं भारत में, तो 28 राज्य हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में संघ राज्य कितने हैं, संघ राज्य कितने हैं भारत में, तो संघ राज्यों की संख्या 8 है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय की बात है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये 8 मार्च के दिन मनाते हैं, 8 मार्च के दिन। जबकि अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो 13 फरवरी के दिन सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पे मनाते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि बच्चा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, यानी कि बाल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर के दिन बाल दिवस मनाए जाते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून के दिन मनाते हैं। 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर के दिन। अगर आपसे पूछ ले कहीं पे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 14 सितंबर के दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। तो ये पूरी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिन्हें आप लोग को ध्यान रखना है कि ये दिवस से संबंधित, त्योहारों से संबंधित और लेखक से संबंधित, लेखक के पुस्तकों से संबंधित ये सभी प्रश्न जरूरी है कि प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सभी आप लोग याद रखेंगे। 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी के दिन, और बाल दिवस हम लोग 14 नवंबर के दिन मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग याद रखेंगे कि 5 जून के दिन मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर के दिन मनाते हैं, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर के दिन मनाते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था, तो भारत में पहला सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में हुआ था। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह अपना बिहार, चंपारण बिहार में, यहाँ पे पूरी बातें नोट करेंगे, कहाँ से शुरू किया था ना, कहाँ से, यहाँ पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि कहाँ से शुरू किया था, तो चंपारण जिला बिहार का है, बिहार से ये शुरू किए थे, चंपारण बिहार से ये शुरू किए थे। अब एक प्रश्न और, अगर आपसे पूछे कि ये किस चीज़ से संबंधित था, जो प्रथम सत्याग्रह ये इनका संबंधित किस चीज़ से था, तो ये संबंधित था नील की खेती से, नील की खेती से संबंधित था। अगर आपसे पूछ ले कि नील की खेती से संबंधित था, अगर आपसे पूछे कि इसे क्या कहा जाता था, जो अंग्रेज नील की खेती करवाते थे, तो इसे ही कहा जाता था 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा यानी कि अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी कि आपके पास कितना भी जमीन हो, अगर आपका 20 बीघा मतलब 20 बीघे में से 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे जमीन पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था, तो इसे बोला जाता था 3 कठिया प्रथा। उसके विरोध में गांधी जी ने इसको चलाया था, और गांधी जी को प्रथम सत्याग्रह के लिए ये पूछा जाता है कि आमंत्रण किसने किया था, आमंत्रण किसने किया था गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह के में, तो राजकुमार शुक्ल ने अंग्रेजों की जो 3 कठिया प्रथा था उससे ये दुखी थे, और इन्होंने गांधी जी को बुलाया था कि आइए हमारे बिहार में, आइए जी हमारे बिहार में, और यहाँ पे 3 कठिया प्रथा के खिलाफ
आप लोग सत्याग्रह करिए। तो देखिए इनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे इसमें, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट एशियन हिस्ट्री से, एशियन नहीं है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है बेटा, ये मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है। तो देखिए भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया, और क्योंकि ये भारत में इस वजह से कह रहा है क्योंकि गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में 1906 में हो चुका था, और जो भारत वाला था वो 1917 में हुआ था, और चंपारण बिहार में हुआ था। चंपारण जिला बिहार में संबंधित था नील की खेती से, अंग्रेज नील की खेती कराते थे, जिसे क्या कहा जाता है, तिनकटिया प्रथा बोला जाता है। और तिनकटिया प्रथा में महात्मा गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने इन्हें आमंत्रण किया था। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था, तो ये हर्यक वंश का राजा था। यहां पे नोट करेंगे ये हर्यक वंश का राजा था, और हर्यक जो वंश है ये मगध का पहला राजवंश था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मगध, ये भी पूछा जाता है कि मगध का पहला राजवंश कौन था, तो ये हर्यक वंश जो था मगध का पहला राजवंश था। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हर्यक वंश की अगर आपसे पूछे कि राजधानी क्या थी, तो हर्यक वंश की जो राजधानी थी राजगिरी थी। क्या थी यहाँ की राजधानी, राजगिरी थी हर्यक वंश की राजधानी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हर्यक वंश की राजधानी क्या थी, राजगिरी थी। अब बिंबिसार के बारे में कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि बिंबिसार का उपनाम क्या था, तो इसका उपनाम था श्रोणिक। क्या था, श्रोणिक इसका उपनाम था। अगर आपसे पूछे कि बिंबिसार के राजवैद्य कौन थे, बिंबिसार के राजवैद्य कौन थे, तो बिंबिसार के जो राजवैद्य थे उनका नाम था जीवक बिंबिसार के राजवैद्य थे। और आगे चल करके बिंबिसार के पुत्र ने ही हत्या कर दी। इनकी हत्या इनके पुत्र ने किया, जिसे क्या बोलते हैं, अजात शत्रु बोलते हैं। ये क्या कर दिया, बिंबिसार की हत्या कर दिया। अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई भी शत्रु ना हो, तो वो क्या कर देता है, इनकी हत्या कर दे। प्रारंभ में जो है बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। फिर इसके बाद चेलना के चलते ये किस धर्म के अनुयायी हो गए थे, ये जैन धर्म के अनुयायी हो गए थे। बिंबिसार किस वंश का राजा था, तो ये हर्यक वंश का राजा था। किस वंश का, हर्यक वंश का। और मगध पे राज करने वाला ये पहला राजवंश था। मगध पे राज करने वाला पहला राजवंश था। और इनकी जो राजधानी थी राजगिरी थी। क्या थी राजधानी, राजगिरी थी। ठीक। और बिंबिसार का उपनाम क्या था, श्रोणिक था इनका उपनाम। और राजवैद्य कौन था, इनका जीवक था। और इसके अलावा हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने किया। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है 1 जनवरी 1955 को, आप लोग याद रखेंगे 1 जनवरी 1955। अब भारतीय राष्ट्रीय बैंक का अपना एक इतिहास है, ऐसे ही नहीं इसे SBI बोलते हैं। तो देखिए पहले था बैंक ऑफ सबसे पहले आपका था बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना हुई थी 1806 में। उसके बाद आपका दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना हुई थी कब, 1940 में। ठीक। उसके अलावा था बैंक ऑफ मद्रास था, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। इन तीनों बैंकों को आपस में मिलाया गया। कब मिलाया गया, तो 1921 में मिलाया गया आपस में। और इसको आपस में मिला करके इसका नाम क्या कर दिया गया, तीनों का संयुक्त रूप से नाम कर दिया गया इंपीरियल बैंक। और ये जो आपका प्रश्न है, जो बिंबिसार वाला था, ये मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न था। और जो भारतीय स्टेट बैंक वाला है ये इकोनॉमी से प्रश्न है। ठीक, इकोनॉमी से प्रश्न है। और सत्याग्रह वाला था ये मॉडर्न हिस्ट्री से था। और जो ये बिंबिसार वाला था ये मेडुअल हिस्ट्री से, मेडुअल हिस्ट्री से। अब इन तीनों को मिला करके आपस में इंपीरियल बैंक नाम कर दिया गया। फिर आगे चल करके 1 जनवरी 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 जनवरी 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल करके नया नाम इसका क्या कर दिया गया, SBI कर दिया गया, भारतीय
स्टेट बैंक कर दिया गया। क्या? भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। ये बातें आप लोग याद रखेंगे। जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपके मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। हेड इसके हैं दिनेश खारा जी। और इसके पहला मुख्यालय कहाँ पर था? पहला मुख्यालय था वो कोलकाता में था। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुआ। 1 जनवरी 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की 1 जुलाई है यार, 1 जुलाई 1955 को तो ये दोनों आप लोग यहां पे सही कर लेंगे। 1 जुलाई 1955, ये भी आपका 1 जुलाई 1955 को ये राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी हम चले गए उसका 1 जनवरी 1949 आरबीआई का। तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। अब कैसे हुई थी स्थापना? बैंक ऑफ बंगाल था जिसकी स्थापना हुई थी 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे था जिसकी स्थापना 1940 में और बैंक ऑफ मद्रास था जिसकी स्थापना हुई थी 1943 में। इन तीनों बैंकों को 1921 में आपस में मर्ज कर दिया गया। ये 1840 है, 1840 और 1843 इनको आपस में 1921 में मर्ज कर दिया गया और इनका नया नाम क्या कर दिया गया? इंपीरियल बैंक कर दिया गया। कौन सा क्या नाम कर दिया गया? इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण जुलाई 1955 में किया गया और इसका नया नाम क्या बना दिया गया? एसबीआई बैंक बना दिया गया। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। अब बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है कि सार्क या दक्षिण का सबसे नवीन सदस्य देश कौन बना है? तो सार्क में कुल 8 देश हैं और इसका सबसे नवीन देश जो है वो जितने भी सदस्य देश हैं उनमें नवीन कौन सा है? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए सार्क की ओर चलते हैं। अगर आपसे पूछे सार्क भी उसे बोलते हैं, दक्षिण भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी स्थापना? तो ये भी आप लोग बताएंगे कि ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे ढाका में, तो इनका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सार्क का जो मुख्यालय पूछ ले कहाँ पे स्थित है, तो वो नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल के कहाँ पे? काठमांडू में। काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है और वो कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। काठमांडू कहाँ पे? नेपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आपसे पूछे स्थापना कहाँ पे हुआ, तो ढाका में हुआ था 1985 में। अगर आपसे पूछे कि मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये दोनों अलग अलग बात है। अब देख लेते हैं कि इसमें कितने सदस्य देश हैं। तो सदस्यों की बात करें तो सदस्य हमने बताया इसमें कितने हैं? 8 देश हैं। 8 देश हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नीचे से आते हैं, मालदीव आ गया, उसके बाद मालदीव, श्रीलंका हो गया, श्रीलंका, उसके बाद अपना भारत हो गया, भारत इसका सदस्य देश है। उसके बाद आपका पाकिस्तान हो गया, फिर अफगानिस्तान हो गया, फिर उसके बाद चीन हो गया, नेपाल हो गया, फिर भूटान हो गया, फिर आपका कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश, ठीक। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में म्यांमार मिलता है। म्यांमार इसका सदस्य देश नहीं है। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि सार्क या फिर दक्षिण का सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, तो सबसे नवीनतम सदस्य देश है अफगानिस्तान। और जबकि स्थापना की बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना ढाका में हुआ था सार्क का। और इसका जो मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। कहाँ पे? काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। और इसके सदस्य देश 8 हैं जो कौन कौन से हैं? आपका मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, उसके बाद नेपाल हो गया, ठीक। इसका इतने सदस्य देश हैं। चलिए इसका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बहुत ईजी है, 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रश्न देख लीजिए। और स्टैटिक से प्रश्न था और सार्क वाला भी स्टैटिक से प्रश्न था। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ता है? अमेरिका में। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी,
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। गलत हो गया ना। इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देश कितने हैं तो 193 सदस्य देश हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, वर्तमान और नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। और वर्तमान महासचिव पूछ ले कौन है तो पहले महासचिव ट्रिगवेली थे, वर्तमान महासचिव एंटोनी गुटारेस है। कौन है? एंटोनी गुटारेस हैं। और एंटोनी गुटारेस पूछा जाता है किस देश के रहने वाले हैं तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, जबकि त्रिगवेली जो पहले महासचिव थे वो आपके नॉर्वे के रहने वाले हैं, नॉर्वे के रहने वाले थे। अब अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे इंपॉर्टेंट चीज यूएनओ के अंग कितने हैं, यूएनओ के अंग कितने हैं तो यूएनओ के कुल 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग हैं। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। और न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ता है? अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्यों के देशों की संख्या 193 है, जिसमें नवीनतम सदस्य हो जाएगा आपका दक्षिणी सूडान हो जाएगा। लिख लेंगे दक्षिणी सूडान, ये सबसे नवीनतम सदस्य हो जाएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं वर्तमान महासचिव इसके कौन है तो एंटोनी गुटारेस हैं वर्तमान महासचिव, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और यूएनओ के अंग कितने हैं? 6 हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। शिवाजी को कैद करके, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिस्ट्री से संबंधित है। शिवाजी को कैद करने वाले थे औरंगजेब बेटा। इनको कैद किए थे कौन? औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब बेटा इसे कैद किए, इन्हें कैद किया था। अब इस कब किए कैद किया था ये भी पूछा जाता है। तो 1666 में इन्हें कैद कर लिया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न शिवाजी के बारे में। हाँ, कैद करके ये पूछा जाता है कहाँ रखा था, कहाँ रखा था? तो ये रखा था, ये भी पूछा जाता है जयपुर भवन में। कहाँ पे रखा था? जयपुर भवन में रखा था। ये इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जयपुर भवन में ये रखा था। अब आगे बात कर लेते हैं शिवाजी के बारे में। अगर आपसे पूछे कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म जो है 1627 में हुआ था और सिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। सिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा इनके बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि शिवाजी के अंतिम सैन्य अभियान कौन था, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था तो कर्नाटक का जो अभियान था, कर्नाटक का जो अभियान था वो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो इसके एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था तो शिवाजी को कैद करने वाले हैं कौन? औरंगजेब। शिवाजी को कैद करने वाले कौन है? औरंगजेब। कब कैद किए थे तो 1666 में शिवाजी को कैद किए थे। और कैद करके इन्होंने कहाँ रखा था? जयपुर भवन में कैद करके रखा था। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1527 में, 1627 में शिवाजी का जो जन्म हुआ था सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। और अंतिम सैन्य अभियान कब हुआ था शिवाजी का तो वो कर्नाटक अभियान था, अंतिम सैन्य अभियान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो ये ज्वालामुखियों से संबंधित प्रश्न है और वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है। देखिए, माउंट कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पे? इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है। अब माउंट कोटोपैक्सी कैसा ज्वालामुखी है तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। अब कुछ ज्वालामुखियों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ये सभी ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? ओजस डेल सलाडो ये है अर्जेंटीना और चिली के सीमा पे। अर्जेंटीना एंड चिली, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पे स्थित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है तो ये एंडीज पर्वत में स्थित है। एंडीज पर्वत
जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। और ये एक कैसा ज्वालामुखी है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। एक और ज्वालामुखी का माउंट एकांकागुआ लिखेंगे जो सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित है। माउंट एकांकागुआ, यहाँ पे एक गलती हो गया है, आप लोग शायद पकड़ पा रहे होंगे गलती को। अगर आपसे पूछे कि माउंट एकांकागुआ ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो वो भी आपके एंडीज पर्वत श्रृंखला में है। एंडीज पर्वत श्रेणी में है। और ये कैसी ज्वालामुखी है, ये एक शांत ज्वालामुखी। कैसी ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे माउंट लिख दिया। माउंट पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी को कहते हैं, तो यहाँ पे माउंट लिखना ठीक नहीं होगा। बढ़ेंगे अब कुछ कुल प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। देखिए हमने दो ज्वालामुखियों के बारे में बताया है। माउंट कोटापैक्सी जो कि इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर, ये सभी जो ज्वालामुखी हैं ये सभी दक्षिणी अमेरिका की ज्वालामुखी। कहाँ की ज्वालामुखी है, दक्षिणी अमेरिका की ज्वालामुखी है। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी, माउंट कोटापैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजस डेल सलाडो ये भी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है। और एकांकागुआ जो है वो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, लेकिन ये शांत ज्वालामुखी है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पे है, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, गुरु नानक जी का। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। अब कब जन्म हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1469 में इनका जन्म हुआ था। कब, 1469 में। ठीक। अब अगर आपसे पूछे गुरु नानक के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। अब ये जो तलवंडी है जहां पे इनका जन्म हुआ था, ये वर्तमान समय किस नाम से विख्यात है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये वर्तमान समय ननकाना साहब के नाम से विख्यात है। किस नाम से, ननकाना साहेब के नाम से विख्यात है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब गुरु नानक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म के ये क्या थे, संस्थापक थे। गुरु नानक कौन थे, सिख धर्म के बारे में बात कर लें तो इसके ये संस्थापक थे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और संस्थापक के साथ साथ ये सिखों के जो है पहले गुरु थे, सिखों के पहले गुरु भी थे। तो वो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, गुरु नानक के बारे में अगर आपसे पूछे कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे, करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। और 1593 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे गुरु नानक से संबंधित। देखिए गुरु नानक के जन्म स्थान कहाँ पे, तलवंडी में 1469 में इनका जन्म स्थान जन्म हुआ था। इसके अलावा जो है संगत व्यवस्था, लंगर व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने ही की थी। अगर आपसे पूछे कि ये विख्यात जो जहाँ तलवंडी है ये विख्यात किस नाम से अब हो गया है, अब ननकाना साहब के नाम से ये जगह विख्यात हो गई है। और गुरु नानक की मृत्यु की बात कर लें तो वो हो गई थी करतारपुर में, 1593 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और बात करते हैं सिख धर्म के ये संस्थापक थे और सिखों के ये पहले गुरु भी थे। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान था, वाह वाह। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से प्रश्न था। गौतम बुद्ध का वाला प्रश्न भी हिस्ट्री से ही संबंधित है, एशियन हिस्ट्री से। गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे, लुम्बिनी में है। लुम्बिनी कपिलवस्तु के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कपिलवस्तु के अंतर्गत आता है। और कपिलवस्तु कहाँ पे स्थित है, नेपाल में। नेपाल में। अगर आपसे पूछे कि इनकी जो है जन्म कब हुआ था, तो 563 BC में हुआ था जन्म, 563 ईसा पूर्व। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और बात कर लेते हैं भगवान बुद्ध के बारे में। तो अगर आपसे पूछे कि इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बात कर लें तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया में हुई थी।
और ये किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। और इस पीपल वृक्ष को क्या कहा जाता है, इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति अगर आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे हुई थी, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें निरंजना नदी के किनारे हुई थी, निरंजना नदी के किनारे हुई थी, जिसे फाल्गु नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी, फाल्गु नदी भी बोला जाता है। अब अगर आपसे पूछे कि अब ज्ञान प्राप्ति हो गई, अगर आपसे पूछे कि ये सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, सर्वाधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ पे दिया था, तो सर्वाधिक उपदेश जो है ये सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे, सारनाथ में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जो उपदेश था ये अपना श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पे, श्रावस्ती में। अगर आपसे पूछे कि पहला उपदेश कहाँ पे दिए, पहला उपदेश ये अपना कहाँ पे दिए थे, तो वो आपके दिए थे कहाँ पे, सारनाथ में। कहाँ पे, सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। ठीक, तब इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे था, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में इनका जन्म स्थान था। जहाँ पे जो भी ऑप्शन में मिल जाए आप लोग मारेंगे, और क्योंकि लुम्बिनी आता है कपिलवस्तु के अंतर्गत और कपिलवस्तु का आता है नेपाल देश के अंदर। जन्म कब हुआ था, 563 BC में हुआ था इनका जन्म। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, कम उपदेश दिए, पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। और ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी और पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। आगे चल करके शशांक कटवा देता है किस नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, निरंजना या फिर फाल्गु नदी के किनारे हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक। PDF चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पे जाकर के इसका PDF पा सकते हैं। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। खुशी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ और कुछ नहीं होता।